दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि 13 नवंबर को हाई सेकेंडरी परीक्षा 2025 के अंतर्गत दोस्तों समाजशास्त्र का पेपर है, अर्धवार्षिक परीक्षा। तो दोस्तों आज हम इस समाजशास्त्र के पेपर को सोशोलॉजी के पेपर को हल करेंगे। ये पेपर दोस्तों आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रश्न पत्र को। दोस्तों इस समाजशास्त्र के प्रश्न पत्र को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 जो है ये दोस्तों सही विकल्प से संबंधित है और इसमें दोस्तों हमको सही विकल्प चुनना है। दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में प्रतिवर्ष जो है जनसंख्या में लगभग कितनी वृद्धि हो जाती है। 1.70 करोड़, 1.50 करोड़, 1.30 करोड़ या 2.10 करोड़। तो दोस्तों बताना कि भारत में प्रतिवर्ष जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों जो आंकड़े के हिसाब से जो देखा जाए तो भारत में प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि होती है दोस्तों, वो होती है 1.70 करोड़ रुपए। इसका राइट आंसर दोस्तों आ है। दूसरा प्रश्न दोस्तों जाति की सदस्यता होती है, तो बताना है स्थायी होती है, अस्थायी होती है, खुली होती है या औपचारिक होती है। तो दोस्तों जाति की जो सदस्यता होती है वो दोस्तों स्थायी होती है। इसका राइट आंसर दोस्तों आ है। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न पूछा गया उपनिवेशवाद किस सोच का परिणाम है। मानवतावाद, समाजवाद, साम्राज्यवाद या दोस्तों आतंकवाद। तो दोस्तों जो उपनिवेशवाद है वो दोस्तों परिणाम है साम्राज्यवाद का। इसका राइट आंसर दोस्तों सा है। चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों भारतीय लोकतंत्र में कौन सी दलीय पद्धति अपनाई गई है। तो दोस्तों जो भारतीय लोकतंत्र में है, इंडियन डेमोक्रेसी में कौन सी दलीय पद्धति को अपनाया गया। एक दलीय, त्रिदलीय, बहुदलीय या निर्दलीय। तो दोस्तों इसमें जो जिस पद्धति को अपनाया गया वो दोस्तों बहुदलीय है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों सा है। इसके बाद दोस्तों औद्योगिक समाज की विशेषता बताना है। औद्योगिक समाज की क्या विशेषता है। विकसित बाजार प्रणाली, प्रदत्त परिस्थितियाँ, व्यक्तिगत संबंधों में वृद्धि और अनौपचारिक नियंत्रण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों विकसित बाजार प्रणाली। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। इसके बाद छठवां प्रश्न पूछा है दोस्तों भारत में कौन सी दशा भूमंडलीकरण का परिणाम है। दोस्तों बताना है कौन सी ऐसी दशा है जो भूमंडलीकरण का परिणाम है। विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता, विदेशी निवेश में वृद्धि, स्थानीय संस्कृति का विकास और नगरीकरण में वृद्धि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विदेशी निवेश में वृद्धि। बा इसका दोस्तों राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों ये था दोस्तों आपका सही विकल्प से संबंधित प्रश्न। इसके बाद दोस्तों आपका सेकंड प्रश्न जो है वो है सत्य और असत्य से, ट्रू और फॉल्स से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है, देखते हैं ट्रू और फॉल्स। दोस्तों पहला पूछा कि प्रबल जातियों का संबंध उच्च जातियों से होता है। दोस्तों बताना है जो प्रबल जातियों का संबंध उच्च जातियों से होता है, इसमें आपको सत्य व असत्य, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो दोस्तों ये दोस्तों गलत है कि प्रबल जातियों का संबंध ये दोस्तों असत्य है। दूसरा पूछा गया दोस्तों भूमंडलीकरण के प्रभाव से आर्थिक क्रियाओं और सेवाओं में बाह्य स्रोतों के उपयोग में वृद्धि हुई है। तो दोस्तों भी बिल्कुल सही है। इसके ये दोस्तों आपका राइट आंसर दोस्तों ये सत्य है। इसके बाद दोस्तों तीसरा है राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये दोस्तों असत्य है। संविधान का 73वां संशोधन जो 73वां संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। दोस्तों बिल्कुल सही है। जो 73वां संशोधन है वो हमारे पंचायती राज से संबंधित है। हरित क्रांति के सबसे अधिक लाभ पंजाब को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों सत्य है, जो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा लाभ दोस्तों पंजाब राज्य को मिला था। उदारीकरण के प्रभाव से मजदूर संघों की शक्ति में वृद्धि होने लगी। ये दोस्तों असत्य है। इसके बाद दोस्तों हमारे सत्य असत्य पूरे होते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका जो तीसरा प्रश्न है वो देखते दोस्तों।
तीसरा प्रश्न दोस्तों आपका जो पूछा गया है वो पूछा गया दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति संबंधित। तो दोस्तों रिक्त स्थान संबंधित प्रश्न है, इसको हल करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार सन तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। दोस्तों बताना है कब तक जो है जनसंख्या की स्थिरता को प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो दोस्तों जो इसकी जो पॉपुलेशन स्टेबिलिटी को जो प्राप्त करने का लक्ष्य है दोस्तों, वो है हमारा 2045 तक का दोस्तों टारगेट है 2000। स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों का पुनर्गठन किसके आधार पर किया गया? तो दोस्तों ये स्वतंत्रता के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया था वो दोस्तों किया था भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अक्सर परीक्षाओं में दोस्तों पूछा जाता है। स्वतंत्र भारत का नया संविधान सन कब से लागू हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ दोस्तों। इसके बाद है तो भारत में दोस्तों बताना कौन सी अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गई है? तो दोस्तों भारत में दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित में दोस्तों क्या होता है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की समान रूप से भागीदारी होती है। भूमंडलीकरण से संबंधित आधारभूत नीति कौन सी नीति कहलाती है? तो दोस्तों ये कहलाती है नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति। इसके बाद दोस्तों है भारत में डाक सेवा का आरंभ किस सन में हुआ था? दोस्तों बताना भारत में जो डाक सेवा हुई थी वो कब चालू हुई थी? तो दोस्तों भारत में जो डाक सेवा का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1854 में। इसका राइट आंसर दोस्तों 1854 में। उत्तराखंड के चिपको आंदोलन में दोस्तों किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो दोस्तों निभाई थी सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन में वो दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक चौथा है जो आपकी सही जोड़ी से संबंधित है। इसमें दोस्तों आपको सही जोड़ी मिलाना है। तो दोस्तों पहला पूछा गया है हिंदी विवाह अधिनियम, ये दोस्तों कब पारित हुआ था? तो दोस्तों ये पारित हुआ था 1955 में। इसका राइट आंसर दोस्तों ये है 1955। दूसरा दोस्तों सांस्कृतिक पहचान। सांस्कृतिक पहचान का संबंध है दोस्तों सामुदायिकता की भावना। ये दोस्तों इसका दूसरे का राइट आंसर है। ज्योतिबा फुले का संबंध दोस्तों समाज सुधार आंदोलन से। ये दोस्तों तीसरे का राइट आंसर है। जमींदारी उन्मूलन का संबंध दोस्तों 1951 से। 1951 में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ था। इसके बाद दोस्तों विनिवेश नीति का संबंध है दोस्तों सार्वजनिक उद्योग से सरकारी पूंजी में वापसी। ये दोस्तों विनिवेश नीति का। इसके बाद दोस्तों लास्ट देखते हैं धारावाहिक की संगीतपूर्ण कड़ियाँ। तो दोस्तों धारावाहिक की संगीतपूर्ण जो कड़ियाँ हैं उनका संबंध दोस्तों सोप ओपेरा से। तो दोस्तों ये इस तरह आपकी ये दोस्तों सही जोड़ी संपन्न होती हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 7वां है। ये दोस्तों एक वाक्य में उत्तर से संबंधित है, एक शब्द या एक वाक्य में। तो दोस्तों पहला प्रश्न था भारत में द्वितीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जो द्वितीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे बीपी मंडल। इसको आप याद रखेंगे बीपी मंडल। ये दोस्तों द्वितीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष थे बीपी मंडल। इसका राइट आंसर दोस्तों। इसके बाद मौद्रिक नीति क्या है? दोस्तों मौद्रिक नीति वह नीति होती है केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति और ऋण की लागत की उपलब्धता को नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों मौद्रिक नीति होती है जो और केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति, केंद्रीय बैंक द्वारा जो मुद्रा आपूर्ति और ऋण की लागत की उपलब्धता, ऋण की लागत की उपलब्धता को नियंत्रित करना।
ये दोस्तों थी मौद्रिक नीति का। इसके बाद दोस्तों भारत में बहुसंख्यक आबादी किस धर्म की है दोस्तों बताना है। तो दोस्तों भारत में जो बहुसंख्यक आबादी है वो दोस्तों है हिंदू धर्म की, और लगभग है दोस्तों ये 80% के आस समथिंग, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है कि द सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो दोस्तों इनकी जो इसकी पुस्तक है वो है डॉक्टर श्रीनिवास। इसके बाद है दोस्तों जिस केंद्र से किसी देश या विदेशी कंपनी के शेयर बेचे या खरीदे जाते हैं उसका क्या नाम है दोस्तों बताना है। जिस केंद्र से किसी देशी या विदेशी कंपनी के शेयर बेचे या खरीदे जाते हैं उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। मोबाइल पर ऑनलाइन गेम्स तथा और व्हाट्सएप की सुविधा के लिए किस तकनीक से जुड़ना आ पाए। तो दोस्तों इसमें जोड़ा जाता है इंटरनेट से। गंगा के प्रदूषण को रोकने से संबंधित कार्यक्रम का क्या नाम है। तो दोस्तों इसका नाम है नमामि गंगे कार्यक्रम। दोस्तों ये गंगा के प्रदूषण से संबंधित रोकने संबंधित कार्यक्रम है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों ये इसका प्रश्न संख्या 6वां देखते हैं दोस्तों। ये था दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ क्या है। राइट द मीनिंग ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये दोस्तों प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों जो आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों वो इस तरह हैं। सभी प्रश्नों को आप दोस्तों नोट डाउन कर लें। शिशु मृत्यु दर का अर्थ बताइए। जाति और वर्ग में कोई अंतर लिखना है। संयुक्त परिवार व एकल पदार्थ में 2 अंतर लिखना है। उपभोक्तावाद या प्रत्यक्ष बाजार किसे कहते हैं। उपभोक्तावाद से आप क्या समझते हैं लिखना है। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है। भारत में क्षेत्रवाद की समस्या क्यों है। सामाजिक बहिष्कार का क्या अर्थ है। लैंगिक विषमता से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 दोस्तों ग्राम पंचायत के 2 कार्य लिखना है। लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखना है। राइट 2 कैरेक्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी। हड़ताल और तालाबंदी में कोई 2 अंतर लिखना है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक इसका अथवा देखते हैं 12 का। बहुराष्ट्रीय कंपनी की कोई 2 समस्या लिखना है। भूमंडलीकरण में 2 कोई परिणाम और विनिवेश का अर्थ लिखना है। इसके बाद दोस्तों रेडियो एवं एफएम चैनल में क्या अंतर है। मीडिया को लोकतंत्र का प्रहरी क्यों कहलाते हैं। श्रमिक आंदोलन से कोई 2 परिणाम लिखिए अथवा श्रमिक आंदोलन की कोई 2 कारण लिखिए। दोस्तों ये सोशियोलॉजी का पेपर है, इसको आप अच्छी तरह से देखें, प्रश्नों को इनको नोट करें और बार बार अभ्यास करें। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण की आवश्यकता क्यों हुई। उदारीकरण के कोई 3 परिणामों की व्याख्या करना है। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। जननांगीय वृद्धि के कारणों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इस तरह जो है टोटल जो है इसमें 17 प्रश्न दिए हैं। और दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए दोस्तों इसके बाद 3 प्रश्न और भी हैं, उनको भी देख लें आप। 4 प्रश्न। संरचनात्मक परिवर्तन किसे कहते हैं। औद्योगिकरण का भारतीय समाजी संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत में नगरीय दुष्प्रभाव का वर्णन करना है। सामाजिक सुधार आंदोलन के सामाजिक प्रभाव की व्याख्या कीजिए। सुसंस्कृतिकरण किसे कहते हैं। सुसंस्कृतिकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जाति किसे कहते हैं। जाति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संयुक्त परिवार के गुण और दोषों की विवेचना कीजिए। पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु सरकार ने की प्रयासों की विवेचना करना है। महिला कल्याण हेतु सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की विस्तृत व्याख्या करना। दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और दोस्तों ये प्रश्न बार बार जो है इनकी जो है दोस्तों पुनरावृत्ति होती है। भूमि सुधार का अर्थ लिखिए। भूमि सुधार के परिणामों की विस्तृत व्याख्या करना है। हरित क्रांति किसे कहते हैं। हरित क्रांति के कृषक समाज पर हुए सकारात्मक प्रभाव की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों ये थे टोटल 22 क्वेश्चन। आई होप कि दोस्तों आपको प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। इसके बाद दोस्तों इसका लास्ट प्रश्न और दिया है 23। स्वतंत्रता के पश्चात हुए जनजातीय आंदोलन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। भारत के प्रमुख कृषक आंदोलन का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये था प्रश्न क्रमांक 23। तो दोस्तों आई होप आपको ये प्रश्न पत्र बहुत लाभकारी साबित होगा। दोस्तों हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आप इन प्रश्नों को नोट डाउन करें और कमेंट सेक्शन में दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि आप जो है
दोस्तों आप इसके अतिरिक्त दोस्तों आप हमसे हमारे चैनल से जुड़ें। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।